हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। दोस्तों जैसा आप जानते हो, आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, फरवरी से स्टार्ट है, तो ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। इसी की चीज़ को ध्यान में रखते दोस्तों हमने आपके लिए एक मैथ्स का रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमारी 8 क्लास तो पहले ही हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपने देखी होंगी, पसंद की होंगी और वीडियो को ऑब्जर्व किया होगा अच्छे से, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस की होगी। तो आज दोस्तों मैं अपनी इस पर 9वीं क्लास लेकर आया हूँ मैथ्स की। तो आज हमारी 9वीं क्लास स्टार्ट होने वाली है, ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो सके। लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है दोस्तों, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। हम अपनी पूरी क्लास ये कंप्लीट कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर कर सको, अपना स्कोर अच्छा बना सको, अपनी प्रैक्टिस बेहतर बना सको। यदि आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओगे दोस्तों, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को देख के थोड़ा क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप क्वेश्चन को समय से पहले यानी विद इन टाइम आप लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। और आपकी जो एक्यूरेसी वो भी आपकी 100% रहेगी। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो ऐसा होगा। यदि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे दोस्तों, तो एग्ज़ाम हॉल में जाके आपके साथ क्या होने वाला है वो आप ही जानते हो, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आपका कंपटीशन क्लियर नहीं हो पाता। तो एग्ज़ाम से पहले आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और हम आपके साथ हैं दोस्तों, हम भी आपके लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सको, अपना स्कोर अच्छा बना सको। तो इसी को ध्यान में रखते दोस्तों मैं अपनी आज की जो मेरी 9th वीडियो है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। आज के जो क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आज के। हर क्वेश्चन में एक यूनिक कंसेप्ट होगा जो आपको एग्ज़ाम से पहले सीख कर जाना ही चाहिए। तो एक भी क्वेश्चन आपको इग्नोर नहीं करना दोस्तों। जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ आज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है दोस्तों। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे लगा पाओगे, आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना दोस्तों, ठीक है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा पूरा कंसेप्ट। तो एक भी क्वेश्चन आपको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन में लगा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रेशो और परसेंटेज का कॉम्बो है ये दोस्तों। परसेंटेज में यूज़ होता है और रेशो भी यूज़ होगा, तो दोनों का मिला जुला रूप आपका इस क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, ए बी का अनुपात दिया है 2:3। ए बी का रेशो दिया है दोस्तों कितना, यहाँ पे दिया है 2:3। बी सी से 20% कम है। अगर बी सी से 20% कम है तो दोस्तों हम सी को 100 मान सकते हैं, बी को 20% कम यानी 80 मान सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे किसका दोस्तों, बी और सी का रेशो। तो बी और सी का रेशो क्या निकल जाएगा यहाँ से, 80:100, ठीक है। बी 80 तो सी कितना है 100। आप यहाँ से इनको छोटा करके इनका और रेशो बना सकते हो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों ए बी का रेशो कितना है, 2:3 आ गया। बी सी का रेशो कितना है, 4:5, ठीक है। आपको इस तरह से बड़ी चालाकी से, बड़ी फुर्ती से आपको क्या करना है, एग्जाम में भी परसेंटेज रेशो में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे 80:100 लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है दोस्तों, तो आपको दिमाग में रखना था कि 80:100 का रेशो क्या बनता है, 4:5, ठीक है। तो चलिए यहाँ से बी सी का रेशो 4:5 आ गया, ए बी का कितना है 2:3। अब हमसे पूछा है सी ए से कितने % अधिक है, ठीक है दोस्तों। हम ए का सी से कंपेरिजन तभी कर सकते हैं दोस्तों जब हमें यहाँ पे तीनों का रेशो एक साथ पता हो। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, यहाँ से ए बी सी का रेशो निकालना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो क्या है, बी दोनों रेशो में कॉमन है। अगर बी दोनों में कॉमन है तो बी की वैल्यू भी दोनों जगह क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ बी कितना है, यहाँ बी 3 है, और यहाँ बी कितना है, यहाँ बी कितना है दोस्तों, यहाँ बी हमारा कितना है 4 है, ठीक है। तो इस 4 और 5 का क्या होना चाहिए दोस्तों, ये आपका 3 है बी, यहाँ पे यहाँ कितना है 4। तो ये 3 और 4 दोनों इक्वल करने दोस्तों हमें, बस हमारा रेशो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, 4:5, ये हमारा बी सी का रेशो है। अब हमें इसको इक्वल करना है, बी को इक्वल करना है। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो हमें इसको 12 बनाना है। 4 से इसमें गुना लगाएंगे, 4 से इसके साथ जो रेशो है उसमें गुना लगाएंगे, ठीक है। तो 4 से 4 दिया 12, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 8 और बी हो जाएगा 12। ठीक ऐसे में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे भी जो 4 है बी की वैल्यू, इसको भी 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 3 से गुना और 3 से इसमें गुना। तो बस हमारा रेशो हो जाता है 4 दूनी 8, ये 8 हो गया।
और 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो गया 15। अब जो बोला है क्वेश्चन में उस पर चलते हैं। सी ए से कितने % अधिक है? तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सी की वैल्यू 15 है और ए की वैल्यू 8 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, पहले आप रेशो में देखिए सी की वैल्यू ए से कितनी ज़्यादा है। तो सी की वैल्यू ए से 7 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, किससे? ए से। कंपेरिजन किया जा रहा है सी का ए से। तो यहाँ देखिए दोस्तों, दोनों में ये जो 15 है ये 8 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। किससे? 8 से। बस हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन हो गया हमारा। या आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 700 बटे कितना? 8। ठीक है दोस्तों, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 8 अट्ठे 64। ठीक है दोस्तों, 8 अट्ठे 64 चल पाएगा 70 में, 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 अट्ठे 64 कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों? तो यहाँ बचेगा 6। ठीक है, और 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40। तो आपका आंसर कितना आ गया? तो आपका आंसर आ जाता है 87.5%, यानी कि 87.5% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट वाली बात क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमने आंसर बता दिया, आपने देख भी लिया। ठीक है, परंतु क्या है, क्या हमें इससे आगे कैलकुलेट करने की आवश्यकता भी है? 7 बटे 8 हमें मिला यहाँ पे। सी ए से 7 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 8 से। ठीक है दोस्तों, यानी ए से। तो 7 बटे 8 का फ्रैक्शन जो हमारा बना, 7 बटे 8 ये बना, ये परसेंटेज में किसके इक्वल होता है? अगर हमें ये याद होता तो यहाँ से जो हमने कैलकुलेट किया है, इसे करने से हमारा क्या जो समय बर्बाद हुआ है वो बच सकता था। अगर मुझे 7 बटे 8 की फ्रैक्शन डायरेक्ट याद है दोस्तों, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था। ठीक है, 7 बटे 8 हमारा परसेंटेज में किसके इक्वल होता है? तो 87.5% के। वो कैसे? वो देखिए आप यहाँ पे आपने पढ़ा होगा दोस्तों, 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1 बटे 8। ठीक है, 37.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 3 बटे 8। और जो हमारे यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है कितना दोस्तों? 7 बटे 8। तो 7 बटे 8 हमारा किस परसेंटेज के बराबर होता है? तो 87.5% के। ये कुछ परसेंटेज उनके फ्रैक्शन होते हैं, फिक्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, जब भी 0.5 में आपको कोई परसेंटेज दिखे तो समझ जाना दोस्तों अपॉन में 8 आने वाला है आपका। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, 7/8 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, इसमें हमारे 5 से 10 सेकंड ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। तो यदि आपको कुछ परसेंटेज के सीधे फ्रैक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा क्या होगा, समय बच सकता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? 87.5%, यानी सी की वैल्यू ए से 87.5% ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा वो देखिए। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों आज के जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, बस ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों उसी को अप्लाई करना है। तो आप पाएंगे कि आप भीड़ से थोड़ा अलग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हज़ारों बच्चे एक मेथड से कर रहे हैं, अगर आप उनसे थोड़ा अलग मेथड से करोगे और जल्दी कर लोगे, एक्यूरेसी के साथ करोगे, तो आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भीड़ से होने का तरीका यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा आज। देखिए क्वेश्चन क्या है, गेहूं की कीमत में 15% की कमी, ठीक है दोस्तों, होने पर एक गृहिणी को 2720 रुपये में 6 किलोग्राम गेहूं अधिक मिल जाता है। ठीक है, तो गेहूं की प्रति किलो घटी कीमत क्या है, यानी गेहूं का वर्तमान मूल्य बताना है किलोग्राम में। तो इसे करने के दोस्तों 3 से 4 तरीके होंगे। एक तरीका फॉर्मूला बेस्ड जो सबको बताया जाता है, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो आप यहाँ पे लगा सकते हो, आसानी से बता सकते हो। पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ना होता है। पहले हमें इसमें ये देखना होता है हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, जितना पूछा जाएगा उतना ही काम करेंगे, ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि गेहूं की प्रति किलो घटी हुई कीमत हमें बतानी है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछना है कि गेहूं का भाव क्या है, तो हम गेहूं का भाव कैसे बताएंगे। कुल रुपए कितने हैं दोस्तों, रुपए हैं 2720। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, हमारे जो गेहूं का भाव है वो कितना घटा है, 15%।
गेहूं के भाव में 15% की कमी हो गई। अगर किसी वस्तु का रेट कम हो जाए दोस्तों तो सीधी सी बात है, हम कुछ निश्चित राशि में क्या करेंगे, पहले से कुछ ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि कीमत घट गई 15%, तो अब 2720 रुपये में पहले से 6 किलो गेहूँ ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, अगर 15% रेट घट गया तो 6 किलो गेहूँ ज़्यादा मिलते हैं। आप मुझे बताइए, यदि हमारा रेट 100% घट जाए, 100 का 100% घट जाए, तो हमें कितने गेहूँ मिलेंगे? हमें बस इसमें यही करना है, 15% की वैल्यू किसके बराबर है? 6 किलोग्राम। जैसे ही 15% रेट डाउन होता है, हमारी मात्रा 6 किलोग्राम बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा रेट 100% डाउन हो जाए, 100%, तो मात्रा कितनी बढ़ जाएगी, हमें कितनी मात्रा मिलेगी? तो हम पहले कोशिश करेंगे दोस्तों इसको कुछ ऐसे वैल्यू बनाने की ताकि हम इसका 100 बना सकें। तो 15% की वैल्यू कितनी है? 6। आप इसे 3 से काट सकते हो, 3 पंजे 15। 3 से काटने के बाद इसको, जो हमारा 15 है, ये यहाँ पे जो हमारा 15% है, इसको 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो 5% हमारा किसके इक्वल हो जाता है? 2 के। तो 100% किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे 40 के। ठीक है दोस्तों, 20 से इसमें गुना लगाएंगे, 20 से इसमें, तो 100% किसके बराबर होगा? 40 किलोग्राम के। बस हमारा क्वेश्चन यहीं पे, ठीक है, सॉल्व हो जाता है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अगर आज हमारा जो गेहूं का भाव है दोस्तों 100 का 100% घट जाता, तो आज जो पैसा हम खर्च करने वाले थे 2720, आज हमें उसको खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हमें 40 किलो गेहूँ मिल जाएंगे, वही फ्री में, मुफ्त में। ठीक है दोस्तों, यानी कि यदि हमारा 100% दाम घट गया तो आज हमें कितने चावल मिलेंगे या गेहूँ मिलेंगे? 40 केजी। और यदि ये फ्री ना होते दोस्तों तो आज हमें कितने में पड़ते? तो आज हमें पड़ते कितने में? 2720 में। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आज हम 40 किलो गेहूँ खरीद पा रहे हैं, कितने में? 2720 में। ठीक है, जिसमें 6 किलो ज़्यादा है पहले से। ठीक है, तो हमारी जो टोटल कीमत है दोस्तों, हमारी ये 40 किलोग्राम, ये वर्तमान कीमत है। इसमें हमारा 6 किलो भी इंक्लूड है जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आज हमें 2720 में 40 किलो गेहूँ मिल गए। कितने मिल गए? 40 किलो। तो 1 केजी का रेट कितना बनेगा? 1 केजी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे प्रति किलो, प्रति केजी जो रेट बनेगा वो क्या बनेगा, उसे निकाल लेते हैं। टोटल हमारे पास 2720 रुपये हैं, और इनके चावल कितने, इनके गेहूँ कितने आ गए दोस्तों? इनके जो गेहूँ पड़े हमें कितने पड़े? 40 किलो। ठीक है, तो 40 केजी गेहूँ हमने आज 2720 के खरीदे, तो 1 किलो का रेट क्या होगा? बस हो गया हमारा, तो 68। 4 छिक्का 24, 4 अठे 32, तो 68 रुपये प्रति केजी गेहूँ का भाव हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। आप बिना फॉर्मूले के इससे लगा सकते हो। ठीक है, एक तरीका ये है दोस्तों। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका हो जाएगा आपका मात्रा बनाकर रेट बनाना। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया है, आप जो परसेंटेज आपको दिया जाता है, जो परसेंटेज आपको दिया जाता है, आप उसका क्या कर लें, 100% आपका क्या कर लें, बना लें इसको। और 100% के इक्वल जो आपकी वैल्यू आती है वो आपकी करंट की वैल्यू आती है, करंट की मात्रा आती है। ठीक है, ये आपकी करंट मात्रा, यानी प्रेजेंट में आप इतना राशन खरीद रहे हो, 40 केजी आप गेहूँ खरीद रहे हो, कितने में? 2720 में। तो बस यहाँ से आपको क्या करना, 1 केजी का रेट निकालना है। तो 1 केजी कितना आ गया? 68 का आ गया। अब इसका दूसरा मेथड क्या होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका, चलिए, इसका दूसरा मेथड क्या होगा दोस्तों। अब इसका दूसरा मेथड देखिए, इसने बोला है दोस्तों 15% कमी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो पैसा हम आज खर्च करने वाले हैं, आज उसमें 15% की कमी हो गई। ठीक है, मूल्य में कमी होना मतलब हमारे खर्चे में कमी होना। ठीक है, तो हमारा खर्चा कितना है दोस्तों? यहाँ पे 2720 रुपये खर्चा है, और आज इस खर्चे में 15% की कमी हो गई। तो आज हम कितने रुपए बचा सकते हैं इसमें से? देखिए, तो हम क्या करेंगे, 2720 का ही क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, 2720 का 15% निकाल लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आज हमारा खर्चा कितना कम हो गया। ठीक है, तो कर लिए, 0 से 0 कट जाता है, 5 दूनी 5 या 15, 5 दूनी 20, ये कट गया दोस्तों। 2 से काटो आप इसको, तो 272 को आप 2 से काटोगे तो 136 आ जाएगा, 136। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका
136 तिया कितने होते हैं? 3 छंग 18, 3 तिया 9 और एक 10, 3 एकन 3 और एक 4, 408 रुपया। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे ही इसको बना सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है दोस्तों, लेकिन इसको बताया जाता है फॉर्मूले से, बड़ा लंबा करके। उसके लिए आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें डाटा रखोगे आप, तब जाके आप उसको कैलकुलेट करोगे। लेकिन मैं आपको इसमें क्या कहता हूँ दोस्तों, मेरा मानना ये है दोस्तों, यदि आपसे वर्तमान मूल्य पूछ रहे हैं तो आपको वो सब लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, वो तब के लिए है जब आपको कुछ भी ना आता हो, तब आप फॉर्मूला रट के जाइए, फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद आंसर निकाल लीजिए। लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो क्यों ना आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से, ठीक है दोस्तों, बिना फॉर्मूला रटे इसका आंसर दे के आइए। तो हम यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है दोस्तों, हमें 2720 का 15% कितना निकला? 408। यानी कि आज हमने 408 रुपये बचा लिए। यदि 2720 में 15% की कमी हो जाए तो 2720 का 15% कितना निकल के आया? 408। इसका मतलब हमारा खर्चा आज 408 रुपये कम होने वाला है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, हमने अपना खर्चा कम नहीं किया। हमने क्या किया, हमने इस पैसे का जो हमने आज बचाया है, ये वाला पैसा, ये जो हमने बचाया है, इसका हमने क्या ले लिया? 6 kg क्या ले लिया दोस्तों? गेहूँ अधिक ले लिया। ये जो 6 kg गेहूँ दोस्तों आया है, ये मान लीजिए दोस्तों, ये हमने किस लिए बचा दिया? क्योंकि हमारे पास कितने पैसे बचे? 408 रुपये बचाने का मतलब दोस्तों 6 किलो गेहूँ बचाना है। ठीक है, तो 6 किलो गेहूँ की कीमत किसके बराबर होगी? 408 के बराबर। यदि 6 किलो गेहूँ हमारा कितने के बराबर है? 408 के बराबर है, तो 1 kg गेहूँ की कीमत क्या निकलेगी दोस्तों? तो रेट हो जाएगा यहाँ पे आपका गेहूँ का प्रति केजी 6 छंग 36 और 6 अट्ठे 48। तो रेट कितना आ गया दोस्तों? 68 रुपये पर केजी। ठीक है, तो एक तरीका दोस्तों इसको ये भी है। तो देखिए, अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो आप इसको लगा लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसमें को क्या करना होता है, सीधा जो आपको परसेंटेज में कमी या वृद्धि दे रखी है दोस्तों, उसको आपको किस में मानना है? आपके कुल खर्च में मानना है। ठीक है, इसने बोला है कमी, तो हमने इसमें कमी कर ली। कमी करके हमने देखा 2720 का 15% कितना हो गया? 408। और ये हमारा किसके बराबर होगा दोस्तों? ये हमारा प्रभावित मात्रा के बराबर होगा। जितनी मात्रा हम अधिक या कम खरीद रहे हैं, इसको उसके बराबर रखना होता है और 1 kg का रेट निकाल लेना होता है। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ऐसे लगाने हैं, फॉर्मूले का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप आज की वीडियो देख के जाएंगे अच्छे से, तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। धीरे धीरे आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मिलने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ध्यान से देखना है। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम से परे नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिया गया है, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 25% घटाया गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक आयत की लंबाई को बढ़ाया, चौड़ाई को घटाया और हमसे पूछा क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए वैसे कई सारे मेथड होते हैं दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए मैं आपको प्रेफर करूंगा रेशो मेथड। ठीक है दोस्तों, तो रेशो मेथड से ही आपका काफ़ी इजी हो जाता है, तो वही मैं इसमें लगाने वाला हूँ। रेशो मेथड क्या कहता है दोस्तों, ये एक आयत हो गया आपका, ये मान लीजिए आयत कुछ ऐसा होता है, और ये इसकी लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई। इसका जो एरिया होता है दोस्तों, आयत का एरिया जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, किसी रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैंने आपको बता दिया। हमारा जो रेक्टेंगल होता है, ठीक है दोस्तों, यानी आयत जो होता है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम। चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, इसकी लंबाई को 50% बढ़ा दिया। अगर 50% बढ़ा दिया दोस्तों, तो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप मुझे बताओ पहले। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब उसकी लंबाई को 2 से कितना कर दिया, 1 बढ़ा के 3 कर दिया। तो लंबाई यहाँ पे हमारी कितनी हो गई, 2 से 3। लंबाई का रेशो ये हो गया, लंबाई पहले 2 थी तो 2 से 1 बढ़ाकर कितनी हो गई, 3 हो गई दोस्तों। अब चौड़ाई को बोल रहा है, चौड़ाई 25% घटा दी गई, तो चौड़ाई हमारी क्या से क्या हो जाएगी देखते हैं। चौड़ाई को यदि हम 25% घटा दें तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है,
आप जानते हो भली भांति 1/4 होता है। यदि 4 पर 1 की कमी हो जाती है तो इसकी चौड़ाई का रेशो क्या बन गया, 4:3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लंबाई चौड़ाई का रेशो आ गया। इसमें जो हमारी पहली लंबाई और चौड़ाई है दोस्तों, ये हमारी मूल लंबाई चौड़ाई है, और जो आपकी नई लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई, 3 ये 3 लंबाई हो गई, 3 चौड़ाई, ये आपकी नई लंबाई चौड़ाई हो गई। तो पुरानी लंबाई चौड़ाई से पुराना क्षेत्रफल कितना बनेगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे पुराना क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा इसका L × B, कितना दोस्तों 8, और रेशो में दोस्तों 3 × 3 = 9। ठीक है, नया एरिया कितना हो गया, 9। तो आप देख पा रहे हो हमारा एरिया 8 से 9 हो गया, तो कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ गया। इसका मतलब 8 से 9 हो गया, तो इसका मतलब 1 बढ़ गया किस पर दोस्तों, 8 पर। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया दोस्तों कि 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है दोस्तों, आपको हर बार गुना 100 करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी दोस्तों, इतनी समझ आपकी हो गई होगी कि जहाँ भी आपको 1/8 दिखे इसका मतलब होता है 12.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 12.5%, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाने हैं, कंसेप्ट के साथ साथ आपकी बेसिक समझ भी जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन में दोस्तों आपके लिए चुन चुन के लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आपको दोबारा दिख जाए। SSC GD में पूछा गया है 2023 में। तो चलिए क्वेश्चन दिया गया है a बराबर 2 + √3 2 - √3, b = दिया है 2 - √3 2 + √3। तो a² + b² + ab की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो दोस्तों, दो तरह के बच्चे होंगे दोस्तों। क्या करेंगे, पहले यहाँ से सीधा a² बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से सीधा b² बनाने की कोशिश करेंगे। एक ये बच्चे होते हैं जो मेहनती बच्चे होते हैं, ठीक है, स्मार्ट वर्क से परे और मेहनत ज़्यादा। देखिए, अगर आपके अंदर क्रिएटिव पावर नहीं है मैथ्स को अपने अकॉर्डिंग बनाने की, तो आपके लिए मैथ थोड़ा हार्ड हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आप एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन बेसिक से नहीं बना पाओगे, आपको इतना टाइम लग जाएगा कि जब तक आप बेसिक से बनाओगे आपका टाइम ही सारा निकल जाएगा। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है दोस्तों, क्वेश्चन को लैंग्वेज को हमें अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है। यदि आप ये सीख गए तो आपका मैथ्स आपके आगे आगे और आप उसके पीछे पीछे। अगर आप मैथ्स की लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग नहीं कन्वर्ट कर पाए तो मैथ्स आपके पीछे पीछे और आप मैथ्स से आगे आगे रहोगे दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैथ्स को क्या करना है दोस्तों, मैथ्स को अपने पकड़ में रखना है, क्रिएटिव पावर बनानी है ताकि हम इसको क्रिएट कर सकें। अब इसने बोला a² + b² + ab की वैल्यू हमें बतानी है। तो क्या हम इसका a² करेंगे, इसका b² करेंगे? ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बना लेते हैं ताकि हमें क्या करें, इसका आंसर देने में थोड़ी आसानी रहे। तो क्या करना चाहिए इसके साथ में, पहले दोस्तों हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए आप जानते हो दोस्तों a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए इस वाले में ये जो हमारा a² + b² + 2a बोला, ये जो मिला हमें इस वाले सेट में और इस वाले सेट में क्या कुछ समानता है, तो बिल्कुल है, थोड़ी समानता तो है। a² + b², a² + b², बस यहाँ पे 2ab है, वहाँ पे क्या है दोस्तों, केवल ab। तो हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे बना लेते हैं दोस्तों, बस इस 2ab को क्या कर लेते हैं, इसको लिखा जा सकता है ab + ab। क्यों मेरे भाइयों, लिखा जा सकता है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसमें से एक ab को उठाकर इधर ले आते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस ab, ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है, a² + b² माइनस प्लस ab के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह दोस्तों यदि इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पूरा होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और होल स्क्वायर करने बैठ गए तो आपको लंबा खींचना पड़ेगा और इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप इसे पूरा पूरा सोल्व करके दिखाओ। तो कुछ यूनिक तरीका आपके पास होना चाहिए
इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो क्या करना है, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी को रख सकते हैं। चलिए, तो ये तरीका हम यहाँ पे अपनाने वाले हैं जिसको मैंने आपको बताया है, आपको ध्यान रखना है। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों, मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है, लेकिन निकालूँ किसकी, इसकी, क्योंकि आपस में दोनों बराबर हैं। यदि इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसकी अपने आप निकल जाएगी, या इसकी निकालूंगा तो इसकी अपने आप निकल जाएगी। तो बेहतर क्या होगा दोस्तों, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो चलिए, आपको दिया है यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3, बी इक्वल टू क्या दिया है, 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपकी रूट में अपॉन में संख्या आ जाए तो आप इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, यानी रेशनलाइजेशन कर लेंगे। परिमेयकरण में क्या होता है, यदि इन दोनों संख्याओं में एक का अंतर, दोस्तों देखो ध्यान से, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, इसका स्क्वायर कितना होता है 4, और इसका स्क्वायर क्या रहेगा, रूट 3 का 3 ही रहेगा दोस्तों। स्क्वायर करने के बाद यदि इन संख्याओं में एक का अंतर आ जाए तो आप क्या करोगे, इसको सीधा क्या कर सकते हो, ऊपर वाले का, अगर ऊपर सेम है बस प्लस माइनस का अंतर है, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, ऊपर वाले को होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा हमारे पास 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। ठीक है दोस्तों, हमें इसका परिमेयकरण करना है, मतलब रेशनलाइजेशन करना है इसका। तो हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे गुना करते हैं। ये वाला सेट हमारा जो है, तो परिमेयकरण होता है इस तरह से, और ठीक नीचे भी गुना कर देते हैं ऐसी, रूट 2 प्लस रूट 3। तो इस तरह से कुछ हमें करना होता है। रूट 2 प्लस रूट 3 गुना 2 प्लस रूट 3, तो ऊपर बन जाता है आपके क्या, ये बन जाता है आपका होल स्क्वायर, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस, ठीक है दोस्तों, रूट 3 का स्क्वायर, a माइनस बी, ए प्लस बी बन रहा है आपका, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और b स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3, a माइनस बी, ए प्लस बी। इसलिए हम इसका परिमेयकरण करते हैं दोस्तों, ताकि नीचे का रूट हट सके। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का होता है तो हम प्लस से करते हैं। फॉर्मूला हमारा हमेशा क्या बनेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी ही बनेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनता है हमेशा। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। 4 में 3 गया, 1 बचा, 1 हम लिखते रहिए यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, और इन दोनों की गुना का दुगुना क्या हो जाएगा, 4 रूट 3। तो मैंने 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर खोला तो मुझे ये मिलेगा। इसको जोड़ के आप लिख सकते हो 7 प्लस के 4 रूट 3। बस आपको ये सोल्व करना था थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, अगले वाले को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस था तो प्लस का 4 रूट 3 आएगा, माइनस है तो क्या होगा, माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा। बस इतना आपको सोल्व करना था। यहाँ से a की वैल्यू मैंने निकाल दी, तो a का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से a का मान मिला आपको कितना, a की वैल्यू आ गई 7 प्लस के 4 रूट 3। इसके सिमिलरली ठीक ऐसी वैल्यू किसकी आएगी, b की आ जाएगी 7 माइनस के 4 रूट 3। और वैल्यू दोस्तों हमें किसके निकालनी, वैल्यू हमें निकालनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी की। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया दोस्तों। ठीक है, हमें ए बी की, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी का और पता कर लेते हैं दोस्तों, ए बी क्या होगा। तो चलिए, ए बी यहाँ से पता चल जाता है हमें ए बी क्या होगा। तो ए बी देखिए, यहाँ दोस्तों अगर मैं a इंटू बी करूँगा तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये बिल्कुल इन्वर्स है एक दूसरे के, तो पूरे कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस के रूट 3 अपॉन में 2 माइनस के रूट 3। ये हो गई a की वैल्यू। और दोस्तों b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो ये हो जाएगी b की वैल्यू 2 माइनस के रूट 3 अपॉन में 2 प्लस के रूट 3। तो आप देख पा रहे दोस्तों, ये रूट हमारा इससे कट जाता है और ये इससे कट जाता है। तो ए बी की वैल्यू क्या मिली, 1। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमने क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को ना बनाकर हमने क्या बनाया, सीधा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे इसको बनाया है ताकि हमारा काम आसान हो सके। तो ए बी की वैल्यू 1 हो गई, और ए की वैल्यू 7 प्लस के 4 रूट 3, बी की वैल्यू 7 माइनस के 4 रूट 3। यदि आपके पास ये अप्रोच है तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर
ईजिली दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए बी कितना मिला, ए बी की वैल्यू मिली दोस्तों हमें यहाँ पे कितनी, 1। तो यहाँ पे मैं रखूँगा 1। ए प्लस बी का मान कितना होगा दोस्तों, जब दोस्तों इनको जोड़ा जाएगा तो ए प्लस बी, इससे ये कट जाता है दोस्तों प्लस माइनस से, तो ए प्लस बी कितना बनेगा, 7 7 14। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 + 7 का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं आप कितनी है, 1। तो 7 7 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 196। 7 + 7 यानी 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 यानी 195। तो इसका जो आंसर होगा 195 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये है इसका सही आंसर। एग्जाम में अगर आ गया दोस्तों तो आपको इसी तरह से को लगाना है। अगर आप सीधे सीधे इसका होल स्क्वायर करने बैठ गए तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये तरीका इस क्वेश्चन करने का सबसे सही रहेगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइए, 1-2 बार इसको देखें दोबारा से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। फिर से वही 11 की डिविजिबिलिटी का रूल। अब तक तो आपको ये रट गया होगा दोस्तों कि 11 से कटने का रूल क्या है, 11 से कौन सा नंबर कटता है कौन सा नहीं कटता, इसकी पहचान करने का तरीका क्या है। आप पहले भी इसको कई बार पढ़ चुके हो, एग्जाम में भी आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चन। तो देखिए हमें पहचानने में से कौन सा 11 से कटता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं इसकी पहचान करने का तरीका क्या है दोस्तों। ये जो आपको नंबर दिए हैं, पहला नंबर 2 3 7 8 9 6 5, ये नंबर आपको दिया है पहला। हमें पहले इसको चेक कर लेना 11 से डिवाइड है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। रूल्स क्या है दोस्तों, इसका नियम क्या है, देखिए, सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योगफल या तो बराबर हो या फिर उनका अंतर क्या हो दोस्तों, 11 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है, 11 से कटने वाला हो। तो देखिए एक एक अंक छोड़कर एकांतर पर आने वाले अंकों का योगफल या तो बराबर हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, ये इसका नियम होता है। तो चलो चेक करते हैं पहले इसको। तो 9 5 14, 14 और 7 21, 21 2 23 दोस्तों। इनको प्लस करके देखना आपको कितना हो गया, मुझे मिला 23। अब ठीक ऐसे में क्या करना है दोस्तों, हमें चलना है इधर से उधर। तो 8 और 3 11, 11 और 6 17, इनका योगफल बना दोस्तों 17। तो ना तो दोस्तों इनका अंतर 0 है और ना ही 11 का कोई मल्टीपल। तो ये नंबर हमारा 11 से नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों, ये नंबर हमारा 11 से बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ऐसे ही चेक कर लेते हैं दूसरे वाले को। दूसरे वाला नंबर क्या है, 5 6 4 8 7 4 1। तो 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 5 17। तो यहाँ से मुझे मिला 17, यहाँ से मुझे 17 मिल गया। अब इधर से देखिए 8 6 14, 14 4 18, इधर से मिला दोस्तों मुझे 18। इनका योगफल बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। चलिए अब बात करते हैं किसकी, ऑप्शन हमारा ए हो गया और बी भी मैंने चेक कर लिया दोस्तों। ऑप्शन बचा सी और डी, इनको भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन क्या है, 6 5 9 8 3 2 1। तो 1 और 3 4, 4 9 13 दोस्तों, ठीक है, 13 6 19, इनका योगफल 19 बना। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 5 13, 13 3 13 2 15 दोस्तों, 8 5 13 2 15, इनका 15 बना। ये भी हमारा 11 से नहीं कटेगा। तो 3 ऑप्शन ऐसे हो गए यहाँ पे जो 11 से हमारे डिविजिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन बचेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आप इसे चेक कर सकते हो वरना बिना चेक के भी इसका आंसर दे सकते हो। समय की बर्बादी ना करें आप, तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर 3 ऑप्शन हमारे 11 से नहीं कटे तो एक तो कटेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए चेक कर लेते हैं, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 5 10। तो यहाँ से योगफल बना 10, 4 2 6, 6 4 10। तो इनका योगफल कितना बना 10। तो दोस्तों इनका 0 आ गया, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इनको डायरेक्ट यहीं पे चेक कर सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये था 11 की डिविजिबिलिटी के रूल पर आधारित क्वेश्चन।
हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इससे बाहर आपका कंसेप्ट आएगा ही नहीं दोस्तों। नंबर बदल सकते हैं दोस्तों, डाटा चेंज हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके इन्हीं लैंग्वेज पर आने हैं। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को भी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2880, 6525, 8307 को पूर्णतः विभाजित करती हो। जब भी दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या पूछे आपसे तो समझ जाना आपको क्या करना है, दी गई संख्याओं का HCF निकालना है। क्या निकालना है? दी गई संख्याओं का HCF निकालना है। हाँ भाई सही बोल रहा है ये। हाँ चलिए, तो आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF निकालना है, तो HCF निकालने का तरीका क्या होगा? कई सारे तरीके होते हैं दोस्तों HCF निकालने के। ये नंबर भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर लिख लेते हैं। नंबर क्या है? 28806525, एक नंबर ये है। और तीसरा नंबर क्या है दोस्तों? 8307, ठीक है। देखिए जब भी दोस्तों बड़े बड़े नंबर आ जाए तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है? डिविजिबिलिटी रूल वाला तरीका, ठीक है। 3 की, 4 की, 5 की, 9 की, 8 की, 4 की, इन सब की डिविजिबिलिटी आपकी उंगली पे होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन झांक के देखिए दोस्तों, आपको 3, 9, 7, 11, तो इन्हीं में से कोई क्या होगा आपका आंसर होने वाला है। हमें 3 की डिविजिबिलिटी पता है, 9 की पता है, 7 की पता है और 11 की पता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा नियम फॉलो होता है। चलिए पहले 3 की देख लेते हैं दोस्तों। 3 का ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से आपको करने हैं। अगर आप बेसिक से करोगे तो भैया आपका टाइम ही टाइम लगेगा, ठीक है। और टाइम की ही क्या है दोस्तों, वहाँ पे क्या है? टाइम की ही आपको बचत करनी है। टाइम की बचत कर लोगे तो क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो बिना स्ट्रेस के। यहाँ देखिए दोस्तों 8 और 8 16 और 2 18, दोस्तों ये नंबर 3 से भी कट जाता है और 9 से भी कट जाता है, ठीक है। ये भाई मेरे 3 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 9 से भी। इनका योगफल 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18 दोस्तों, इनका योगफल भी कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो ये 3 से भी कट जाएगा दोस्तों, 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। चलिए 8 और 3 11, 11 7 18 दोस्तों, इनका योगफल आपका 3 से भी कट रहा है दोस्तों, 9 से भी कट रहा है। हमें निकालना है दोस्तों HCF। और HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्या को काट सके। अब यहाँ पे दोस्तों 2 ऑप्शन हमारे मैच करें, 3 और 9, तो हम किस पे जाएंगे दोस्तों? परिभाषा क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट सके। 3 भी सबको काट रही है दोस्तों, 9 भी सबको काट रही है। इसका मतलब हमारा HCF क्या होगा? 9 होगा। क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि 9 बड़ा है और 3 छोटा है। तो जो नंबर 3 से और 9 से दोनों से कट रहा है दोस्तों, तो इनका HCF क्या बनेगा? तो हमारा जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो HCF आ जाएगा 9, ठीक है। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी के रूल का ये फ़ायदा है, LCM HCF के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके ऑप्शन से हो जाते हैं। बस आपको डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए, ठीक है। वो ज़माना गया दोस्तों जब आपको बेसिक से पूरा सोल्व करना पड़ता था। अब वो टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में कि आप बेसिक सोल्व करो। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता है तो आप ऑप्शन देख के ही इसको उड़ा सकते हो। इसका सही आंसर क्या है? इनका HCF हो जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इनके अंकों का योगफल दोस्तों 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, ठीक है। आगे हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारा आंसर 9 से मैच कर गया, तो इन ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो लगा लेते हैं। देखिए ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 दिया है, HCF दिया है 28 और दोनों संख्याओं का योगफल हमें बताना है, ठीक है। दोस्तों होता क्या है, जब भी आपको रेशो दिया जाए और उनके साथ साथ संख्याओं का HCF भी आपको दिया जाए तो आपको क्या करना है? आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपको क्या करना है, जैसे बोला है जो आपसे पूछा है उसको बताना। 2 संख्याओं का योगफल बताना है, तो पहला वही वैल्यू क्या करेंगे, रेशो में सेटिस्फाई कर लेंगे। हमसे बोला गया है कि हमें इन संख्याओं का योगफल बताना है। संख्या मान लेते A और B, रेशो दिया है 7:11 और HCF दिया है दोस्तों इनका कितना, इन संख्याओं का HCF कितना है? HCF है हमारा 28। क्या है? 28, ठीक है दोस्तों।
ये है। तो जब भी आपको रेशो दिया जाए और एचसीएफ दिया जाए तो संख्या बनाना बड़ा आसान होता है दोस्तों। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संख्या हमसे पूछी नहीं गई है। हमसे क्या पूछा है, संख्याओं का योगफल। तो क्यों हम क्या करें दोस्तों, पहले रेशो में ही योगफल बना लें। तो 7 और 11 कितने होते हैं, 18 होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनका योगफल बना लेते हैं। तो संख्याओं का योगफल हो जाएगा हमारा, संख्याओं का योगफल क्या बनेगा, तो संख्याओं का योगफल हो जाएगा हमारा a + b हमारा कितना दोस्तों, ठीक है। 7 और 11 कितना, 18, कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। और जो भी योगफल बनेगा दोस्तों हमारा, योगफल क्या होता है, योगफल होता है संख्याओं के अभाज्य खंडों का योगफल इंटू में इनका HCF। तो संख्या के दो अभाज्य खंड कौन से हो गए दोस्तों, हमारे को प्राइम नंबर कौन से हो गए, 7 और 11, ये हमारा योगफल आ गया। लेकिन ये योगफल हमारा केवल रेशो का है दोस्तों, हमें बनाना ओरिजिनल योगफल। तो इसमें किससे गुना करनी है आपको, HCF से, ठीक है दोस्तों। और HCF हमारा कितना है, HCF हमारा कितना है यहाँ पे 28, तो 18 गुना 28, ठीक है। अगर आप अलग अलग संख्या निकालना चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो। 28 से गुना 7 में लगाएंगे तो 7 वाली संख्या निकल जाएगी, छोटी संख्या निकल जाएगी। 28 से गुना लगाओगे 11 में तो आपको बड़ी संख्या मिल जाती है, ठीक है। हमें निकालना है योगफल। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले इनका योगफल बना लिया मैंने, 18 हो गया। 18 में HCF से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 × 144, ठीक है दोस्तों। 18 × 144, हासिल लगे 14, 18 दूनी 36 और 14 50, तो 504। उन संख्याओं का योगफल 504 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को लगाना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले समझ लेना है कि हमें इसका आंसर किस तरह देना है, और ये चीज़ें आपको आएंगी दोस्तों प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। मैथ्स आपके लिए हलवा हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कंसेप्चुअल, कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, वरना आप कंफ्यूज रह जाओगे, ठीक है। कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना वहाँ जाके, सारा कन्फ्यूजन यहीं दूर करके जाइए आप, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको फिर से वही बात बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। हम आपके साथ पूरी मेहनत से आपके साथ हैं। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। आपकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तो आप हमें क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो दोस्तों, या फिर हमें कमेंट कर सकते हो। आपको दोबारा बताने के लिए तैयार हैं, मतलब आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। बस आप हमारे लिए, ठीक है दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए और आप हमसे इन वीडियो का पूरा बेनिफिट लेते रहिए। हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चनों की, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके। और अफवाहों से दूर रहे दोस्तों, ठीक है। अफवाहें क्या होती हैं दोस्तों, अफवाहें यही होती हैं दोस्तों कि हम तो वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। आप किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़ कर तैयारी करें अच्छे से, ठीक है। किसी एक किताब को पढ़ लें, किसी एक प्लेटफॉर्म से अच्छे से जुड़े तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर आप 10 जगह से आज यहाँ कल वहाँ इस तरह से तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, आपका सिलेबस ही अधूरा रह जाएगा, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि हर आदमी का अपना तरीका अलग होता है पढ़ाने का और पढ़ने का। तो इसलिए किसी एक टीचर्स को फॉलो कीजिए अच्छे से, ठीक है। हो सकता है मेरी बात आपको कम समझ में आए, किसी और की आए तो आप किसी और पे जाइए। अगर आपको किसी और की समझ में, मेरी समझ में आती है तो आप मुझसे पढ़िए, ठीक है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे जुड़िए, आपको जहाँ पे फ़ायदा लगे आप वहाँ जाइए, जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आए आप उनसे पढ़िए। वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ बतानी हो वही बताई जाए, कुछ भी फालतू की चीज़ें ना बताएं। जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा वही हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम भी खुद भी एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, तो हमें पता है कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आ रहा है, किस तरह से आएगा, एग्ज़ाम में हॉल में बैठकर आपको किस तरह सोल्व करना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, आज तक एग्ज़ाम में नहीं बैठे और वे आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो जो खुद एग्ज़ाम में हॉल में जाके उस चीज़ को, उस फेयर को महसूस कर चुका है दोस्तों, वही आपको एग्ज़ाम के माहौल से रूबरू करा सकता है, ठीक है। जो कभी एग्ज़ाम हॉल में ही नहीं गए तो आपको वो क्या बताएंगे। तो इस तरह मैं आपको कह रहा हूँ, अफवाह से दूर रहिए, ठीक है। हमें पता है दोस्तों कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आपको किस तरह से बनना है। यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे
तो आपके कुछ ही दिनों में आपका जो मैथ्स से आपको काफ़ी ईजी लगेगा। जिन क्वेश्चन से आप डर के भागते हो, जिनके तरीके आपको बड़े बड़े कर करके बताए जाते हैं, बहुत ही वाइड रेंज में बताए जाते हैं, हम आपको यहाँ पे उनका सॉल्यूशन और उनकी क्लियरिटी, ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन, कंसेप्ट, उनकी क्लियरिटी, फुल प्रूफ बताएंगे, पूरा कंसेप्ट को खोल कर बताएंगे, ठीक है। कुछ भी आपके लिए छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। जो भी आपके डाउट रहे आज तक, जो आप अपनी उससे कभी किससे पूछ नहीं पाते दोस्तों, कि आपको थोड़ी इंसल्ट फील होगी। कुछ बच्चे होते हैं दोस्तों इंसल्ट फील करते हैं पूछने में, लेकिन हाँ जो हम आपको बताएंगे दोस्तों उस चीज़ का हमें पता है कि बच्चों को कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं दोस्तों, ठीक है। हम आज से नहीं, काफ़ी दिन से इस फील्ड से जुड़े हैं, तो हमें इस चीज़ का पता है दोस्तों, एहसास है इस चीज़ का कि हमें बच्चों को कहाँ पर कितना गाइड करना है, किस क्वेश्चन में कितना बताना है, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जाके वो दिक्कतें महसूस ना करो जो हमने कभी की थी दोस्तों, ठीक है। हमें कोई ऐसा टीचर नहीं मिला था कभी कि हमें इस तरह से गाइड कर सके। तो जो चीज़ें हमने महसूस की हैं अपनी लाइफ में, हमने एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जो दिक्कतें महसूस की हैं, उसे आप ना करो। हम उन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। इधर उधर की बातों पे काम नहीं करना हमें, जो हमारे एग्ज़ाम में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा वही हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को लगा लेते हैं। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल कंसेप्ट ही आपसे पूछ लिया है, आपसे सीधा एल्जेब्रिक फॉर्मूला ही पूछ लिया है। 3 इंटू में a माइनस 1/a प्लस a माइनस 1/a का क्यूब। तो देखिए ये एक फॉर्मूला ही दे दिया आपको, ठीक है दोस्तों। किसी फॉर्मूले को ये एक्सपेंड करके दिया है, तो आपको पहचानना है वो कौन सा फॉर्मूला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए इसमें सॉल्यूशन तो कुछ करना ही नहीं दोस्तों, आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला पहचानना है। तो देखिए ये हमारा मार्कर गड़बड़ कर देता है कभी कभी, तो देखिए क्या करना है। यदि आपको a क्यूब प्लस 1/a क्यूब दिया जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों a प्लस क्या होता है दोस्तों, देखिए a प्लस 1/a यदि आपको दिया जाए x के बराबर दोस्तों, ठीक है। तो आपसे पूछेगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये फॉर्मूला इस तरह बनता है। तो आपको क्या करना था दोस्तों, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, जब यहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला आ जाए एल्जेब्रिक, तो इस x का क्यूब करना होता है दोस्तों, ठीक है। और क्या करना होता है दोस्तों, इसी का 3 गुना इसमें से घटाना होता है, ठीक है। तो -3 इंटू में x, ये आपको करना होता है। और यदि यहाँ पे माइनस आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए, माइनस, यदि यहाँ पे माइनस आ जाए a माइनस 1/a, और इसकी वैल्यू आपको दी जाए कुछ भी दोस्तों, फॉर एग्जांपल m दे दिया आपको, माइनस में m दे दिया उसने, और आपसे पूछे दोस्तों a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है दोस्तों, तो ये बराबर होता है आपका m की क्यूब माइनस 3m, ये होता है हमारा, ठीक है। प्लस का माइनस से प्लस लेना है और प्लस पे माइनस, बस आपको ये ध्यान रखना है, यही कंसेप्ट है इसका। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, x क्यूब माइनस 3x, यानी जो हमने यहाँ पे दिया है वैल्यू उसका क्यूब माइनस उसी का 3 गुना, ठीक है। अब इसको इसने क्या दिया है दोस्तों, इसकी वैल्यू तो इसने कुछ दी नहीं है, तो मैं आपको दोबारा इसको इसी फॉर्म में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, a प्लस 1/a, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कुछ दे दे, इस तरह से कुछ दे दे दोस्तों, और आपसे पूछे इसकी वैल्यू कुछ भी दे दे, यहाँ पे m दे दे, तो इसकी वैल्यू निकालने का जो तरीका होता है दोस्तों, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का जब मैं वैल्यू निकालूंगा दोस्तों, अगर वैल्यू बराबर में देगा कुछ तो ठीक है, वरना इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस इसी का 3 गुना, ठीक है दोस्तों, इसी का 3 गुना, तो 3 इंटू में a प्लस 1/a, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये वाली यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आपसे ये पूछा है और सीधा इसने यही पूछ लिया, a माइनस 1/a, a माइनस 1/a का क्यूब, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, तो ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा किसके बराबर होगा, माइनस वाला, ठीक है। ये वाली वैल्यू इसकी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। a क्यूब
-1/a³। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ प्लस का हो गया दोस्तों, मैंने आपको बोला था दोस्तों, ठीक है। यदि आपका यहाँ माइनस है तो माइनस वाले आपको लेना है, तो यहाँ प्लस का हमारा है, तो माइनस वाले में क्या होगा दोस्तों, माइनस वाले में आपको माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा, a-1/a की क्यूब किसके बराबर होती है दोस्तों, तो a-1/a का होल क्यूब, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू में a-1/a। और यही हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा इसमें पूरा कंसेप्ट बना के दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला हमारे इससे मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वाला हमारा किसके बराबर है, तो इसके बराबर होगा माइनस वाले के। तो यहाँ पे माइनस वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको इस तरह इसको सोल्व करना था, आपको ये फॉर्मूला ही दे दिया सीधा, ठीक है। तो आपको 2-3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, इन पे क्वेश्चन सीधे सीधा आ जाता है इसी कंसेप्ट पे दोस्तों, ठीक है। तो जब भी आपको ये दिया जाए तो a³ -1/a³ की वैल्यू a-1/a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू में a-1/a होता है, ये आपको बताना है। चलिए, तो देखो ये क्वेश्चन इस पे दिया है, मैंने ये क्वेश्चन इस पे लिया है ताकि आपका ये कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। x + 1/x दिया है 7, और देखो इसमें x³ + 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए, x + 1/x 7 दिया है दोस्तों, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। होता क्या है दोस्तों, जो आपको यहाँ पे दिया है x + 1/x आपको दिया है 7, ठीक है। आपसे पूछा है x³ + 1/x³। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे जो भी वैल्यू देता है आपको इसकी वैल्यू निकालने से पहले क्या करना है, उसका क्यूब कर देना है। तो 7 का क्यूब हो जाएगा माइनस इसी का 3 गुना 7, आप इसमें से घटा दोगे, बस इतना सा इसमें करना है, कंसेप्ट पता है तो आप इसका आंसर इजीली। तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343, 7 × 7 = 343। तो 343 में से आपको कितना घटाना है, 7 या 21 इसमें से घटाना है, और 43 में से 21 जाएंगे 22 बचेंगे दोस्तों, तो 342 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 322 करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 322, ये इसका आंसर था, ठीक है। तो सीधा कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रखा है, x + 1/x की वैल्यू 7, तो आपसे क्यूब वाला पूछा है तो क्यूब वाला आपको इस तरह बताना होता है, ठीक है। आपको बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल हैं। हर क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट आपका यूनिक रहेगा, आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले कि किस क्वेश्चन का जवाब किस तरह देते हैं। चलिए, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है दोस्तों, 10 से 12 दिन तो आपके पास है ही है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन, मैंने कहीं से देखा दोस्तों, इस क्वेश्चन को फैला देते हैं रायते की तरह कि भैया ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से करो, ठीक है। क्या इसका और आसान तरीका नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। बस बात क्या है दोस्तों, मैथ को समझने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। मैथ को अपने अकॉर्डिंग बनाने की आवश्यकता है, हम इसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब कई मैंने देखा दोस्तों, कई जगह बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या टीचर भी बताते हैं दोस्तों, कई जगह इसको अपॉन में लिखेंगे इस तरह से, और वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, 11:5 यानी 11/5, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, बताया जाता है कि भैया इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर लो और इसकी इसमें कर लो, ठीक है। ये सब जानते हैं भैया, ये दौर गया आपका जब आप ऐसा करते थे, ठीक है। कुछ एडवांस, कुछ यूनिक तो लाओ अपना, कुछ अपना तो लाओ भैया। आपके अंदर और से बेहतर क्या क्वालिटी है कि आप यही करते रहोगे बस, ठीक है। जब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई में लगे रहोगे, उधर से x को उधर लाओगे, y की तरफ, x को y की तरफ, y को y की तरफ, x को x की तरफ करोगे, तब तो भैया टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। आप एग्ज़ाम ही देते रह जाओगे, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये सब जानते हैं दोस्तों, आप सबसे अलग और क्या जानते हो, औरों से बेहतर आप क्या जानते हो, ये मुद्दा है हमारा, ठीक है। एग्ज़ाम का मुद्दा ये होता है, सारी भीड़ एक जैसा कर रही है,
तो आप उससे बेहतर कम समय में क्या कर रहे हो, आपके पास क्या है ऐसा, तो वो देखिए ध्यान से। जब भी दोस्तों आपको दो संख्याओं का योगफल मिले और दो संख्याओं का अंतर मिले दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है y, पहले कंसेप्ट को समझिए दोस्तों। उसके बाद और दोस्तों हमें a का वैल्यू निकालना है, तो यदि हमें a की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँगा। एक इक्वेशन ये है, एक हमारी ये होती है। पहले कंसेप्ट को समझिए। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा दोस्तों तो b से b कट जाता है, ये हमारा 2a आता है, किसके इक्वल, x प्लस वाई के इक्वल। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, ये आती है। और यदि हमें b की वैल्यू निकालनी है दोस्तों तो ठीक ऐसे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन घटा देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो ऐसे b की जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों, घटाने के बाद उसका हाफ कर देंगे आप, x माइनस वाई अपॉन में 2, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। तो भैया वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही ज़रूरी क्यों है, ठीक है, जो आपको कंसेप्ट यहाँ पे दिया है बस पहचानना है, लेकिन पहचान कौन करेगा, ठीक है, पहचान कौन करेगा, जब क्वेश्चन देखते नहीं लगाकर, हमें तो सीधा बता दी भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू x की तरफ ले जाओ, y की वैल्यू y की तरफ ले जाओ और काटा पीटी में लग जाओ बस, ठीक है। काटा पीटी में बाद में लेंगे, पहले क्वेश्चन के हालात समझ लेते हैं। क्वेश्चन को देखो, ऑब्जर्व कीजिए, ये क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 6x प्लस 5y, आप किसके बराबर मानोगे, 11 के बराबर मान लीजिए, 11 दे रखा है, इसका 11 है, और 6x माइनस 5y किसके बराबर है, 5 के बराबर, हो गया बस। अगर मैं रेशो ही बताना है दोस्तों तो वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है, रेशो से रेशो बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है, वैल्यू पूछेगा तब वैल्यू निकालेंगे ना, अगर रेशो से रेशो पूछ रहा है तो वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है। तो देखिए क्या करना है इसमें, हमें क्या करना है, दो इक्वेशन पता है दोस्तों, सेम नंबर है, प्लस माइनस में जुड़े हैं, एक बार जोड़ो दोनों को, तो 6 6 12, तो 12x किसके बराबर होगा, 11 5 16, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 16 बटे 12 के बराबर, हो गया बस। ऐसी y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, एक बार घटा के कर दीजिए बटे में, देखो 11 में से 5 गया, 6 बचेगा, और 6 बटे क्या आएगा दोस्तों, 5 और 5 10, ये आ जाएगा आपको, ठीक है, समझ आ गई बात। 6 6 12, 12x बराबर किसके होगा, 16 के, ठीक है, ऐसी y की वैल्यू आ जाएगी 6 बटे 10। तो बस हमें रेशो बताना है दोस्तों, रेशो पूछा हमसे, हो गया हमारा काम। तो x अनुपात y क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है दोस्तों, कर लीजिए और छोटा कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो x का मान 4 बटे 3 और y का मान 3 बटे 5, ये हो गया। चलिए 5 चौक 20 और 3 तिया 9, तो 20 रेशो 9, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो क्या जरूरत है क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ए बी का रेशो दिया है बी सी के इक्वल, और ए की क्यूब ए की घात 6 रेशो बी की घात 6 का मान हमें बताना है। जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए, आपसे ए की पावर पूछे, रेशो में बी की पावर पूछे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो आंसर आपको क्या दिए हैं, इतने सीधे आंसर नहीं है कि हम सीधा कर देंगे ए की पावर 6 और बी की पावर 6 के बराबर, बी की पावर 6 और सी की पावर 6 के बराबर। हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा, वो हमें आना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे जो आपको रेशो दिया है, इससे ले लेते हैं, ए रेशो बी बराबर या समानुपात बराबर कर सकते हो आप, बी रेशो सी, तो यहाँ से बी की गुना बी में जाती है और सी ए की गुना सी में, तो बी स्क्वायर आपको किसके बराबर मिलेगा, ए सी के बराबर मिलेगा, ठीक है। कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाएंगे, इन ऑप्शन ऐसे दिखेंगे नहीं जो आप चाहते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, तो आप छोड़ दोगे इसको। करने का तरीका देखिए, बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी के, बस यहाँ से ये करना है। अब जो क्वेश्चन दिया है उसको बना लेते हैं, ए की पावर 6 बटे बी की पावर 6, ठीक है दोस्तों, किसके बराबर होगा, बी की पावर 6 और सी की पावर 6 के। अगर मैं इधर 6 पावर चढ़ा दूंगा दोस्तों, इधर भी 6 पावर चढ़ जाएंगी, तो हो जाएगा ए बटे बी की पावर 6 बी बटे सी की पावर क्या हो जाएगी 6। अब देखो यहाँ पे काम की बात है दोस्तों, यहाँ जो बी की पावर 6 है, हमें इस बी को ख़त्म करना है, किसकी सहायता से, बी स्क्वायर बराबर ए सी की सहायता से, बस यही इसमें पॉइंट है, कंसेप्ट है। चलिए यही जानकारी वाली चीज़ है दोस्तों इसमें,
कि हमें बी स्क्वायर की जगह क्या करना है, ए सी को पुट करना है। जहाँ बी स्क्वायर होता है वहाँ पे ए सी पुट कर सकते हो। अगर बी स्क्वायर हमारा ए सी के बराबर है तो यदि मैं स्क्वायर के ऊपर क्या चढ़ा दोस्तों, 3 पावर और चढ़ा दूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी की क्यूब के बराबर, 3 दूनी 6। तो बी की पावर 6 किसके बराबर होगा, ए सी की क्या हो जाएगी दोस्तों, पावर 3 हो जाएंगे। ए सी की पावर 3 हम लिख सकते हैं किसको, बी की पावर 6 को। तो यहाँ से हमें यही करना है और इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में। चलिए, तो बी स्क्वायर हमारा ए सी के बराबर है। अगर बी स्क्वायर हमारा ए सी के बराबर है तो बी की पावर 6 को क्या लिखा जा सकता है, बी स्क्वायर की क्यूब अपॉन में सी की पावर 6, इसको ये लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा जा सकता है इसको। और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी। तो यहाँ पे ए की पावर 3, सी की पावर 3, बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी। अपॉन में क्या चल रहा है, सी की पावर 6। ये सी है हमारा, सी की पावर 6। तो 3 पावर से 3 पावर इसकी कट जाएंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा, सी की पावर 3। तो इसका जो आंसर आएगा ए की पावर 3 अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, सी की पावर 3। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन लगाना था। अदरवाइज आप इसे छोड़ के भाग जाते, क्योंकि ऑप्शन जो आप चाहते हो आपको दिखेंगे नहीं। आप चाहते हो ऑप्शन आपको ऐसे दिखे, जो कि ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। तो आपको पहले आपको क्या करना है, बी को यहाँ से ख़त्म करना है, बी स्क्वायर बराबर ए सी की हेल्प से। तो इसका आंसर होगा ए की क्यूब अपॉन में सी की क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए, क्या टाइम हो गया, 10 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा, ये हमें बताना है। एवरेज का ये क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी किसी नंबर के कुछ मल्टीपल का आपसे क्या पूछे, एवरेज पूछे, तो मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ आप उसका आंसर बिना पेन के भी दे पाओगे। ठीक है, यहाँ दोस्तों जब भी आपसे बात करें कितने गुणज होगी, आपको दिया यहाँ पे 6 गुणज। ठीक है, जितने गुणज का आपसे औसत पूछेगा आप उससे हमेशा एक ज़्यादा मान के चलेंगे। ठीक है, एक ज़्यादा। ये बोल रहा है 10 के 6 गुणज, आपको हमेशा एक बढ़ा के मानना है। 6 बोलेगा 7 लेंगे, 7 बोलेगा 8 लेंगे, 8 बोलेगा 9 लेंगे। और 10 के गुणज का मतलब क्या हो गया दोस्तों, वे संख्या 10 से कटने वाली होनी चाहिए। तो पहली संख्या क्या होगी जो 10 से कटेगी, 10 ही होगी। उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ये हमारे 10 के पहले 7 गुणज हो गए। हमसे पूछा है 6 गुणज का औसत। मैंने आपको बोला है आपको हमेशा एक ज़्यादा लेना है। ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है, एक ज़्यादा लेना है। तो ज़्यादा कितने हो गया, आप मान लीजिए इसको, आपको 7 का लेना है। कितना लेना है, 7 का। ठीक है, 6 बोलेगा 7 लेंगे, 7 बोलेगा 8 लेंगे। तो जब आपका 7वां गुणज होगा दोस्तों क्या होगा, 70 होगा। क्या होगा, 70। ये बोला है 10 के पहले 6 गुणज, हमने बोला हमेशा एक बढ़ा के लेंगे। तो 10 के हम 7 गुणज लेते हैं, 10 का 7वां गुणज क्या होगा, 70। और इसका आधा कितना होता है, इसका एवरेज हो जाएगा आपका कितना, तो 35। ये इसका बनता है आंसर। ठीक है, क्या करना है, जितने गुणज बोलेगा उससे हमेशा एक ज़्यादा लेना है। अगर बेसिक तरीका मैं आपको बताऊं, बेसिक तरीका वही होगा जो मैंने आपको लिख के बताया अभी। 10 के पहले 6 गुणज लेंगे, पहला संख्या हमारी 10 ही होगी, और इस तरह से हम 10-10 के गैप पे चलेंगे। लास्ट संख्या क्या होगी, 60। बेसिक तरीका क्या होता है, a+l/2। इससे करोगे आपका आंसर तब भी क्या मिलेगा, आपको 35 ही मिलेगा। 10 और 60 बटे में 2 यानी 70 हो जाएगा। और 70 का आधा कितना होता है, 35। तो 35 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका। बिना पेन के बताना है, बिना पेन के बता सकते हो। ये 10 के 6 गुणज बोल रहा है, हम 7 कर लेंगे। 10 7 70 और 70 का आधा कितना होता है, 35। ऐसे भी इसका आंसर बता सकते हो। तो चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे लगा सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रिय विक्रय का क्वेश्चन है, लाभ हानि का। यदि क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य का 94% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सीधा रेशो दिया है भाई, क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य का 94% है। यदि CP हमारा
SP का 94% है तो SP को कितना माना जाएगा 100, और CP इसका 94% है तो कितना हो जाएगा 94। इसको छोटा कर लेते हैं, 2 से काट के छोटा कर सकते हो आप इसे, तो 2 से कटेगा 47 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 50। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा 47 और सेलिंग प्राइस 50, बेनिफिट कितना हो गया 3 का। 47 का सामान 50 में बेचा जा रहा है तो कितने का फ़ायदा हुआ 3 का फ़ायदा, किस पर 3 का प्रॉफिट हो गया, किस पर 47 पर। ये हमारा CP है, 47 का आइटम 50 का बेचा गया तो कितने का फ़ायदा 3 का। और इसको परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कर लीजिए कैलकुलेट, ये हो जाएगा 300/47, और जब आप इसे सोल्व करोगे दोस्तों तो 47 छिक्का चल जाएगा, इसमें 282 होता है, 47 छिक्का 282, तो हमारा आंसर में 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, बचेगा कितना 282 180 यानी 18 बचेगा, 18 को 180 कर लेंगे, 47 तिया 141, तो 6.33 सम कुछ आपका समथिंग आपका कुछ आंसर आएगा जो ऑप्शन में नहीं है। तो इसके लमसम हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जा रहा है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 को जब 47 से डिवाइड करेंगे तो 6.3 समथिंग कुछ बनेगा, जो हमारा ऑप्शन जा रहा है किस पर 6.4 पर। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। जब भी साधारण ब्याज पर कोई राशि अपने आप की कुछ गुनी हो जाए तो आपसे ज़्यादातर क्या पूछता है दोस्तों, या तो समय पूछेगा या ब्याज की दर। आपको दोनों निकालने का तरीका बताता हूँ, तरीका एक ही रहेगा और उस एक तरीके से आप दोनों निकाल सकते हो। जब भी धनराशि हमारी दोस्तों कुछ गुनी हो जाए, दुगनी तिगनी, ठीक है, तो आपको धनराशि को यानी मूलधन को क्या मानना है, मूलधन को हमेशा 1 मान के चलना है। प्रिंसिपल हमारा 1 है और ये 9 साल में कितना हो गया, क्वेश्चन में दिया है 9 साल, 9 सालों में हो रहा है अपने आप का 3 गुना, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, तो हमारा अमाउंट बन जाएगा 3। इसका मतलब ये है दोस्तों, 1 रुपये उधार दिया गया, 9 साल में ब्याज लग कर ही कितना हो गया 3 हो गया। ये हमारा मिश्र धन है और ये हमारा मूलधन है, तो 1 से 3 होने में ब्याज कितना मिला, 1 रुपया हमारा कितना हो गया 3 हो गया, कितना बढ़ गया तो 2 बढ़ गया। ये जो 2 हमारा है दोस्तों, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज हो गया, 2 रुपये ब्याज हो गया। और ये ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर। कितने सालों का ब्याज है, 9 सालों का ब्याज। तो हमें दर निकालनी है, तो दर बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में मूलधन इंटू में टाइम। इस बेसिक से फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो। तो ब्याज कितना हमारा 2 रुपया, ठीक है, और 2 रुपये में किससे गुना करेंगे आप 100 से, ये ब्याज हमारा हो गया 2 रुपया गुना 100 बटे में 9 साल का समय लगा, और मूलधन कितना है 1 रुपया। तो इसको सोल्व करोगे आप, 2 गुना 100 तो 200 हो जाएगा, और 200 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बनता है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ब्याज की दर हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 22 सही 2/9 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किए होंगे, अच्छे से देखे होंगे। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में आते तो आप वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों, ठीक है, जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। चलिए, तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।